शांतिपुर गांव की एक हवेली में जमींदार कांतीलाल अपने बेटे सुनील को और अपने नौकर के बेटे रमेश को बराबरी से पालता है और उन्हें एक जैसी मोहब्बत देता है। लेकिन वही रमेश जिसे प्यार और भरोसा मिला, बड़ा होकर बन जाता है नमक हराम। क्या रमेश अपने लालच में सब कुछ बर्बाद कर देगा या ईमानदारी की जीत होगी? इस कहानी में छुपा है विश्वासघात, कातिलाना रहस्य और एक बड़ा सबक जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। अरे कमला, देखो तो सही। ये कपड़े मैं सुनील और रमेश के लिए लाया हूँ। दो जोड़ी एक जैसे हैं, एक रमेश के लिए और एक सुनील के लिए। क्यों, अच्छे हैं ना? अरे, आप लाए हैं तो अच्छे ही होंगे, मगर क्या एक नौकर के बेटे को इतना लाड़ करना ठीक होगा? मुझे कुछ ठीक नहीं लगता जी। कहीं आगे चलकर हमारे लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। अरे भाई, सब ठीक है कमला, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? रमेश और सुनील दोनों एक ही उम्र के तो हैं, इसीलिए मुझे उनमें कोई फर्क नजर नहीं आता। मुझे जिस तरह सुनील को देखकर उस पर प्यार आता है, उसी तरह मुझे रमेश के लिए भी प्यार आता है। हाँ, एक जैसे हैं दोनों। वो सब ठीक है जी, मगर कहीं इन सब में आगे चलकर हमारे बेटे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए। ओहो, ऐसा कुछ नहीं होगा कमला, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, इतना मत सोचा करो। अभी कांतीलाल और कमला देवी आपस में ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ हरिया आया। मालिक, बुरा मत मानिएगा, मगर मुझे भी मालकिन की बातें बिल्कुल ठीक लग रही हैं। हम नौकर हैं मालिक, हमें नौकर ही रहने दीजिए। मेरे बेटे को मालिक के बराबर का दर्जा मत दीजिए मालिक, वरना अगर उसने आपकी बराबरी में आकर कुछ गलत किया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा मालिक। नौकर हैं, नौकर ही रहने दीजिए। ओहो, नहीं 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 नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं हरिया, फालतू की बात मत करो। अरे भाई, जब तुमने इतने साल यहाँ रहकर इस हवेली का नमक खाया है और हमेशा ईमानदारी से इस हवेली के नमक का मान रखते हो, तो भाई तुम्हारा बेटा क्यों कभी कुछ गलत करेगा? हाँ, नहीं तो बेकार में चिंता करते हो हरिया। रुको, मैं बुलाता हूँ। रमेश, सुनील, बच्चों। इतना कहकर कांतीलाल दोनों बच्चों को बुलाता है और उन्हें खिलौने और कपड़े देता है। बाबा बाबा, ये खिलौने, ओ ये तो बहुत अच्छे हैं, और कपड़े, ये तो बहुत अच्छे हैं। देख रमेश, ये खिलौना मेरा वाला कितना अच्छा है ना? अरे ए सुनील, मुझे तेरा वाला खिलौना पसंद है, मुझे वो वाला दे देना, देखने को दे देना। अरे रमेश बेटा, ये क्या कह रहे हो? ये सारे खिलौने और कपड़े एक जैसे ही तो हैं। मगर मुझे यही वाला चाहिए बाबा, यही वाला। हाँ। अरे रमेश, तू चल यहाँ से, चल। नालायक कहीं का, ये बेकार की जिद कर रहा है तू। जिनसे तू जिद कर रहा है जानता भी है वो कौन है? तेरे मालिक है, मालिक। नालायक कहीं का। हरिया, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, रमेश अभी छोटा बच्चा है, अगर नादानी में जिद कर रहा है तो उसे नौकर और मालिक का पाठ क्यों पढ़ा रहे हो? छोड़ो उसे। हाँ रमेश, तुझे ये वाला खिलौना चाहिए ना? ठीक है, तू रख ले, अब तो खुश है ना? ले। हाँ, यही तो मुझे चाहिए। हाँ सुनील, अब मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। सुनील बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही मिल बांट कर रहना चाहिए। अब कुछ दिन इसी तरह से बीतते हैं। समय के साथ हरिया को एक गंभीर बीमारी हो जाती है। मालिक, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं। आपका ये एहसान मैं मर कर भी नहीं चुका सकता। बस एक एहसान और कर दीजिए मालिक, तो मैं
तो मैं सुकून से मर सकूंगा मालिक। अरे ओहो, ऐसा क्यों कह रहे हो हरिया? तुम्हारे इलाज में जितने भी पैसे लगेंगे मैं खर्च करूंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे, फालतू की बात मत करो। कुछ बीमारियां ला इलाज होती है मालिक। मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। बस मेरी एक इच्छा मान लो मालिक, बस एक इच्छा। ओहो, अच्छा ठीक है, बोलो हरिया। आपने हमेशा रमेश को अपने बेटे सुनील की तरह समझा है, हमेशा उसकी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी आप उसका ऐसे ही ध्यान रखें। मेरी ये आखिरी इच्छा समझकर इसको मान लीजिएगा मालिक, मान लीजिएगा। अरे हाँ हरिया, बिल्कुल जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं हमेशा रमेश को अपने बेटे की तरह रखूंगा, ठीक है? हाँ रमेश बेटा, रमेश बेटा, तुम भी हमेशा अपने मालिक को मालिक ही समझना। हाँ, इस हवेली का हमने सदियों से नमक खाया है। कभी भी यहाँ इन लोगों से गद्दारी मत करना। इतना कहकर हरिया दम तोड़ देता है। बाबा! बाबा! बस बेटा, रो मत। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे थे, अब तुम्हें भी एक अच्छा इंसान बनना है बच्चे। रो मत। अब कांतीलाल रमेश के हाथों हरिया का अंतिम संस्कार करवाता है। हरिया के जाने के बाद कांतीलाल रमेश को अपने बेटे की तरह पालता है। समय बीतता है और अब सुनील और रमेश दोनों बड़े हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, अच्छे और बुरे की पहचान खुद कर सकते हो। मैंने तुम में और रमेश में कभी कोई फर्क नहीं किया है बच्चों, ठीक है? हमेशा हर चीज तुम दोनों के लिए एक जैसी ही ली है। इसीलिए बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों काम भी एक जैसा ही करो। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। एक जैसे काम। हाँ बेटा, एक जैसा काम। तुम दोनों एक जमींदार के बेटे हो तो क्या हो गया, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करना आना चाहिए। इसीलिए मेरी जमीनों में से एक जमीन की खेती मैं सुनील तुम्हें देता हूँ और एक जमीन रमेश बेटा मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन बाबा, हमें खेती वेती करने की क्या जरूरत है? हम तो खेती करवा सकते हैं, मालिक हैं हम। हाँ, करवा सकते हैं बेटा, लेकिन हम जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे हमें दूसरों की मेहनत का अंदाजा कैसे लगेगा? इसीलिए जब हम मेहनत करेंगे ना बेटा, तो उस मेहनत का अंदाजा लगाकर मजदूरों को सही मजदूरी दे पाएंगे, है ना बेटा? हाँ, बिल्कुल बाबा, ठीक है। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ खेती करने के लिए। तो ठीक है, तो फिर आज से ही तुम दोनों काम शुरू कर दो। जो भी सबसे अच्छा काम करेगा मेरा पूरा कारोबार वही संभालेगा, ठीक है? कांतीलाल की ये बात सुनकर रमेश के मन में लालच आ जाता है और वो मालिक बनने के सपने देखने लगता है। आहा, इसका मतलब अगर मैंने अपने खेत में अच्छे से काम किया तो बाबा मुझे पूरा कारोबार का मालिक बना देंगे। आहा, फिर तो मेरे क्या ही ठाठ होंगे रमेश। एक नौकर का बेटा बन जाएगा मालिक, और फिर तो तेरे ऐश ही ऐश होंगे। आय हाय आय हाय, मुझे तो अभी से मजा आ रहा है। सुनील और रमेश अब दोनों अपने अपने खेतों का काम शुरू कर देते हैं।
जल्दी जल्दी हल चलाता हूँ। मुझे एक मेहनत वाला किसान बनना है ताकि मुझे किसानों की मेहनत का अंदाजा हो सके। अरे बाप रे बाप, ये हल तो मुझसे चल ही नहीं रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं? नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे तो पूरे कारोबार का मालिक सुनील बन जाएगा और मैं नौकर का नौकर ही रह जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सोचना होगा रमेश, कुछ सोच। सोच लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। रमेश अब सुनील के खेत में आता है और उससे कहता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है सुनील भाई, तूने तो जल्दी जल्दी अपने खेतों में हल चला लिया, लेकिन मेरी जमीन में तो हल ही नहीं चल रहा। लगता है बाबा ने मुझे बंजर जमीन दे दी। देखना, मेरे हाथ में चोट भी लग गई। दर्द हो रहा है बहुत। क्या बात कर रहा है रमेश? बाबा कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, तुझे बंजर जमीन नहीं मिली है। चल, मैं चलकर देखता हूँ, रुक जा। सुनील अब रमेश के खेत में जाता है और जल्दी जल्दी हल चलाता है। क्या रमेश, देखा तूने, तेरी जमीन बिल्कुल भी बंजर नहीं है। मैंने पूरे खेत में हल चला दिया और तू कहता है बंजर है। क्या तू भी? हाँ, लगता है तू ठीक ही कह रहा था। क्या करूं, देखना मेरे हाथ में चोट लगी है, शायद इसीलिए मैं ज्यादा जोर से काम नहीं कर पा रहा था। चल कोई बात नहीं, तूने कर दिया, अच्छा लगा। अब अगले दिन खेतों में बीज डालने की बारी आती है। ए सुनील, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे भी खेतों में तू ही बीज डाल दे। देखना, मेरे हाथ की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई। बाप रे बाप, बहुत दर्द कर रहा है। बीज डालते नहीं बनेगा, समझ ले, एक हाथ काम ही नहीं कर रहा। हाँ हाँ ठीक है रमेश, मैं अभी बीज डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जा। रमेश बहाने बहाने से अपने खेत के सारे काम सुनील से ही करवा रहा था। कुछ महीनों बाद, आहा, अब तो मेरी फसल तैयार होने को है। लेकिन ये क्या, मेरी भी फसल अच्छी है और सुनील की भी फसलें बड़ी अच्छी हुई हैं, क्योंकि पूरा काम दोनों खेतों में तो उसी ने किया है। इससे ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कारोबार की जिम्मेदारी किसको मिले। ये तो मामला फंस गया। ए रमेश, कुछ दिमाग चला, कुछ करना होगा रे। रमेश अब आधी रात को सुनील के खेत में जाकर उसकी सारी फसल खराब कर देता है। अब ठीक रहेगा। अब मैं ही पूरे कारोबार का मालिक बनूंगा और उस सुनील को अपने इशारों पर नचाऊंगा। रमेश की ये सारी हरकतें कांतीलाल से छुपी नहीं थीं, मगर वो अभी खामोश था। अगले दिन, अरे अरे बाप रे बाप, मेरी ये सारी फसलें खराब कैसे हो गई? हे भगवान, मैंने तो पूरी मेहनत से इन्हें उगाया था, ये क्या हो गया? क्या बात है सुनील बेटा? देखो ना बाबा, मेरी फसलें कैसे खराब हो गईं। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब क्या करूं मैं? अभी सुनील अपने पिता कांतीलाल से ये कह ही रहा था कि तभी रमेश भी वहाँ आ गया। अरे भाई, अगर मेहनत की होती तो फसलें खराब कैसे होती? उधर देखो, मेरी फसलें तो बिल्कुल हरी भरी मस्त हैं, एकदम सोने की तरह लहलहा रही हैं। आहा। समझ गया। ठीक है, तो अब फैसले का वक्त आ गया है। दोनों की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अरे वाह 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 वाह, अब तो मुझे ही कारोबार का मालिक बनाया जाएगा। बड़ा मजा आएगा कि मैं अपने सारे कारोबार की जिम्मेदारी अपने बेटे सुनील को देता हूं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने ये साबित कर दिया कि तुम ही इस कारोबार को अच्छे से संभाल सकते हो। हैं? मगर बाबा, ये तो गलत फैसला हुआ ना।
आपने तो कहा था कि जिसके खेत में ज्यादा अच्छी फसल होगी, जो ज्यादा अच्छी खेती करेगा, कारोबार का मालिक वही बनेगा। ये क्या है बाबा? कांतीलाल बिना कुछ कहे रमेश को गुस्से से देखता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि सुनील भी अपने पिता के पीछे पीछे चल दिया। आखिरकार उस कांतीलाल ने अपना और पराया दिखा ही दिया। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। अगर सुनील ही नहीं होगा तो कांतीलाल को मजबूरन मुझे ही अपनी जायदाद का मालिक बनाना होगा। यही रास्ता अब सही रास्ता है। सुनील को रास्ते से हटाना होगा। रात होते ही रमेश चाकू लेकर सुनील के कमरे में गया और जैसे ही उसे मारने के लिए चाकू उसके पेट में भोंका। अरे ये क्या? यहाँ तो बस तकिया है। तभी कांतीलाल और सुनील वहाँ आ गए। मुझे पता था कि तू कोई ऐसी गिरी हुई हरकत ही करने वाला है, इसीलिए सुनील को मैंने पहले से ही यहाँ से हट जाने को कहा था। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे भूल हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा भूल तो मुझसे हुई तुझ जैसे आस्तीन के सांप को पालकर। नमक हराम कहीं के, तूने मेरा ही नमक खाकर मुझसे ही गद्दारी की। मैंने तुझे अपने बेटे के बराबर का दर्जा दिया और तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। रमेश, मैंने भी तुझे अपने भाई से बढ़कर माना था। तेरे लिए खेत जोता, तेरे लिए बुवाई की, तेरे लिए सिंचाई की, सब कुछ किया। क्या तेरी नजर में सिर्फ दौलत ही बड़ी थी? हमारे प्यार का कोई मोल नहीं था तेरी नजर में? बोल। मुझे माफ कर दे भाई सुनील, मुझे माफ कर दो बाबा। मैं लालच में अंधा हो गया था। खबरदार, जो तूने मुझे बाबा कहा तो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। तू मेरा बेटा हरगिज नहीं हो सकता। तू बस एक नमक हराम है, नमक हराम। मैंने तुम दोनों को एक जैसा काम दिया था, मगर तूने तो पहले दिन से ही छल कपट शुरू कर दिया था। तूने दोनों खेतों के काम मेरे बेटे सुनील से करवाए और आखिर में तूने उसके खेत को खराब कर दिया। और आज तूने तो सारी हद ही पार कर दी। मेरे बेटे को तू हमेशा के लिए खत्म करने आया था। अरे तेरे पिता हरिया ने मुझसे बार बार कहा कि मैं तुझे अपने बराबर का दर्जा ना दूं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने दिया और तू क्या बना? नमक हराम। मुझे एक आखिरी मौका दे दो बाबा। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। बस सुनील, इससे कह दो कि अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से दफा हो जाए और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनील, क्या तू भी मुझे माफ नहीं करेगा क्या? गलती हो गई। रमेश, माफी गलती की होती है, मगर विश्वासघात की कोई माफी नहीं होती। तूने जो किया अब उसे माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जा और लौट कर कभी मत आना। चला जा, यहाँ से निकल जा। रमेश की गद्दारी उसे हमेशा के लिए उस हवेली और अपनों के प्यार से दूर कर देती है। वहीं कांतीलाल को एक बड़ा सबक मिलता है कि जीवन में कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।